सभी दोस्तों का BY स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जनरल साइंस की MCQ की पहली क्लास जिसमें अम्ल, क्षार व लवण चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें MCQ के साथ में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो भी यहाँ क्लियर होंगे। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब लोगों तक इस क्लास को पहुंचाएं, जिससे सभी को फायदा हो। पहले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्षार, अम्ल व क्षार जो बेसिक गुणधर्म यहां प्रदर्शित करते हैं उनके बारे में हम पहले देख लेते हैं। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते। दूसरा जो अम्लों का गुण होता है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जबकि जो क्षार हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। दो बेसिक गुणधर्म है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तीसरा, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीले लिटमस पेपर में बदलते हैं। ये बेसिक तीन गुणधर्म है। अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे, क्षार स्वाद में कड़वे होंगे। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देंगे, क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देंगे। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित करेंगे, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करेंगे। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, अम्ल व क्षार के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको यहां से असत्य कथन पहचानना है। देखो पहला कथन लिखा हुआ है, अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में खट्टा। मैंने अभी आपको बताया है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इसका मतलब आपका पहले वाला जो कथन है वो सत्य कथन है। दूसरा कथन आपके सामने लिखा हुआ है, अम्ल धातु से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। देखो, अम्ल व क्षार जब भी किसी धातु से क्रिया करते हैं वो लवण प्लस H2 गैस मुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी क्षार धातुओं से क्रिया करते हैं या सभी धातुएं क्षारों से क्रिया करते हैं। कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो क्षारों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो केवल सांद्र अम्लों से अभिक्रिया करती हैं। लेकिन जब भी किसी अम्ल या क्षार की धातु से अपन क्रिया करवाते हैं तो वहां अपने पास में लवण प्लस H2 गैस बनती है। इसका मतलब आपका दूसरे वाला कथन भी बिल्कुल सत्य है। बात करते हैं तीसरे कथन की, क्षारों को छूने पर ये चिकने प्रतीत होते हैं। यह कथन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि क्षार जो होते हैं ये स्वाद में कड़वे होने के साथ साथ चिकने एवं मुलायम प्रतीत होते हैं छूने पर। जैसे साबुन जो है वो बेसिकली क्षार ही है। इस तरह से आपका तीसरे वाला कथन भी सत्य है। कथन डी, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं व क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। प्रोटॉन का मतलब H+ आयन, अम्ल H+ आयन दाता होते हैं, जबकि क्षार प्रोटॉन ग्राही का मतलब H+ आयन लेने वाले होते हैं। यह कथन भी आपका बिल्कुल सत्य है। अम्ल व क्षार की यह परिभाषा ब्रोस्टेंट लोरी द्वारा दी गई थी।
ब्रोंस्टेड लोरी ने बताया था जो प्रोटॉन दाता होंगे वो अम्ल कहलाएंगे, जो प्रोटॉन ग्राही होंगे वो क्षार कहलाएंगे। इस प्रकार से आपके चारों कथन सत्य हैं, जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो आपका कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक संसूचक है। अब मैं थोड़ा सा आपको संसूचकों के बारे में बताता हूं। संसूचक या फिर इसको अपन सूचक भी बोलते हैं, इंडिकेटर। देखो 3 प्रकार के सूचक अपने पास में मिलते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 संश्लेषित और नंबर 3 मिश्रित। 3 प्रकार के इंडिकेटर अपने पास में है, प्राकृतिक, संश्लेषित और मिश्रित। देखो जो प्रकृति में अपन को मिलते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन सूचकों को अपन बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं, जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं वो सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। और जब इन दोनों को मिला के प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों सूचकों को मिला के अपन सूचक बनाते हैं, उनको मिश्रित सूचक की श्रेणी में अपन रखते हैं। अपन देखते हैं एग्जाम्पल, प्राकृतिक सूचक जो होते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन पहले। इसमें सबसे ज्यादा जो काम में आता है वो आता है लिटमस पेपर। सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक सूचकों में उपयोग में आता है वो होता है लिटमस पेपर। इसके अलावा अपने पास में लाल गोभी होती है, हल्दी है, इसके अलावा चाइना रोज है। ये जो लिखे हुए हैं लिटमस पेपर, लाल गोभी, हल्दी, चाइना रोज, ये आपके प्राकृतिक सूचकों में आते हैं। बात करते हैं संश्लेषित सूचकों में जो मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें, इसमें मिथाइल ऑरेंज, इसको अपन मेथिल ऑरेंज भी बोलते हैं। इसके अलावा फिनोप्थिलीन, ये अपने पास में संश्लेषित सूचकों में आते हैं। मैं थोड़ा सा इनके बारे में और आपको बता देता हूं। जो प्राकृतिक सूचक लिखे हैं इसमें लिटमस पेपर की बात की है, जो अम्ल व क्षार के गुणधर्म समझाने के लिए भी अपन ने लिखा था बोर्ड पे इससे पहले कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल लिटमस पेपर में बदलते हैं, जबकि जो क्षार हैं वो आपके पास लाल लिटमस को नीले लिटमस पेपर में बदलते हैं। इसी तरीके से कलर का जो चेंजिंग है, बाकी जो प्राकृतिक सूचक लिखे हुए हैं वो भी कलर चेंजिंग के आधार पे ही अपना व्यवहार दिखाते हैं। जैसे लाल गोभी है, हल्दी अम्लीय विलयन में लाल रंग प्रदर्शित करती है, क्षारीय विलयन में वो अपरिवर्तित रहती है। इस हिसाब से इनको अपन डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन पे अपन आते हैं जो पूछा गया है।
देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से प्राकृतिक संसूचक है। आपसे पूछा गया है जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से प्राकृतिक सूचक कौन सा है। मैंने आपको प्राकृतिक, संश्लेषित और मिश्रित तीनों सूचकों के बारे में बताया है। यहां अपन देखते हैं ऑप्शन में एक नंबर पे लिखा हुआ है लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है और लाल गोभी ये भी प्राकृतिक सूचक है। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ है उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक नीले लिटमस पेपर को किसी जलीय विलयन में डालने पर उसका रंग लाल हो जाता है। अभी मैंने आपको लिटमस पेपर के प्रति अम्ल व क्षार का व्यवहार बताया है। यहां लिखा हुआ है एक नीले लिटमस पेपर को चेंजिंग कर रहे हैं अपन लाल में। तो जो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलते हैं वो बेसिकली अम्ल होते हैं। इसलिए जो वो विलयन है वो कैसा होगा? अम्लीय। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है अम्लीय, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संश्लेषित सूचक निम्न में से कौन सा है? संश्लेषित सूचक मैंने अभी आपको बताया है मिथाइल ऑरेंज, ये संश्लेषित सूचक है। मिथाइल ऑरेंज के बारे में मैं आपको बता दूं, ये अम्ल जब भी कोई अम्लीय विलयन होगा उसमें इसका रंग हो जाता है अपने पास में लाल। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में अपना कलर प्रदर्शित करता है लाल, जबकि जो क्षारीय विलयन होगा, क्षारीय विलयन में इसका कलर पीला हो जाता है। अगर मिथाइल ऑरेंज अपना कलर लाल प्रदर्शित करता है इसका मतलब वो विलयन अम्लीय विलयन होगा, जबकि अगर उसका कलर पीला हो जाता है तो वो फिर क्षारीय विलयन होता है। बात करते हैं नंबर 2 पे फिनोप्थलीन। ये भी एक संश्लेषित सूचक है। ये जब भी किसी अम्लीय विलयन में डाला जाएगा इसका कलर अपरिवर्तित रहता है। यदि फिनोप्थलीन का कलर अपरिवर्तित रहता है, उसका रंग अपरिवर्तित रहता है, तो वो विलयन अम्लीय विलयन होगा। जबकि यदि इसका गुलाबी रंग होता है तो वो क्षारीय विलयन होगा। इस आधार पे ये अम्ल व क्षार के सूचक होते हैं जो प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं, इसलिए इनको संश्लेषित सूचक बोला जाता है। नंबर 3 चाइना रोज। चाइना रोज एक प्राकृतिक सूचक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4, 1 व दोनों ये बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया में ए व बी के लिए उचित उत्तर होगा। आपके पास में एक अभिक्रिया लिखी हुई है जहां अम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस धातु के मिलने से बनने वाले उत्पाद के बारे में आपसे पूछा गया है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। जब भी कोई अम्ल या फिर क्षार किसी धातु से क्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण प्लस H2 गैस बनती है। जब भी कोई अम्ल हो या क्षार हो किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद के रूप में लवण प्लस H2 गैस अपने पास में बनती है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं।
और सभी धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इन दोनों कथनों का मतलब यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करें या सभी धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करें, लेकिन जब भी कोई अम्ल या क्षार के साथ कोई धातु अभिक्रिया करती है तो अपने पास प्रोडक्ट के रूप में लवण प्लस H2 गैस मुक्त होती है। तो यहां अपन क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। देखो, यहां अम्ल प्लस धातु से अभिक्रिया करके प्रोडक्ट के रूप में A प्लस बी बन रहा है। तो आपको A व B का नाम बताना है। मैंने अभी आपको बताया, आपके पास एक तो लवण बनेगा और उसके साथ H2 गैस बनेगी। तो यहां आपके पास में ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, देखो, लवण व H2 गैस। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले किसी अम्ल या क्षार की धातु से अभिक्रिया करवाई थी, यहां धातु कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया अपन करवाते हैं किसी भी अम्ल या क्षार से। जब भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल व क्षार से करवाई जाती है तो प्रोडक्ट के रूप में अपने पास में 3 चीजें बनती है, लवण प्लस में जल और CO2 गैस। जब भी कोई धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करता है तो वो उत्पाद के रूप में लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस बनाता है। 3 उत्पाद अपने पास में बनते हैं जो ऑप्शन नंबर देखो 4 में लिखे हुए हैं, लवण प्लस में CO2 गैस प्लस में H2। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन है, धातु ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, अधातु ऑक्साइडों की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। देखो, थोड़ा सा इसके बारे में आप एक बार देखो। जब भी अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करते हैं, जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो प्रोडक्ट के रूप में बनाता है लवण प्लस जल। इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है। यहां आपके पास में देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, धातु ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। जब भी कोई धातु ऑक्साइड किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो प्रोडक्ट के रूप में लवण प्लस जल बनाता है। पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में देखो सिमिलरिटी, प्रोडक्ट के रूप में यहां भी लवण बना, यहां भी लवण बना, यहां भी जल बना, यहां भी जल। दोनों अभिक्रियाओं के उत्पाद बिल्कुल समान हैं। यहां बात करते हैं अम्ल की अभिक्रिया हुई है, देखो दोनों जगह अम्ल की अभिक्रिया हुई है, लेकिन यहां क्षार से हुई है, यहां धातु ऑक्साइड से हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं धातु ऑक्साइड जो है
वो क्षारीय प्रकृति को दर्शा रहे हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं, इसीलिए अम्ल से अभिक्रिया करके वो लवण प्लस जल बनाते हैं। इसी तरह से जब भी कोई अधातु ऑक्साइड है, जब भी कोई अधातु ऑक्साइड किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो वो उत्पाद के रूप में लवण प्लस जल बनाते हैं। अधातु ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। इसका मतलब अधातु ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। अधातु ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है अधातु ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। मैंने अभी आपको समझाया है, क्योंकि अधातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके ये लवण प्लस जल बनाते हैं, इसलिए ये क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। जबकि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं ये किसी क्षार से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं, इसलिए इनकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है। तो आपके पास में सही कथन पूछे हैं, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए, लवण और इधर उसका उदाहरण। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई थी अभी, उसमें अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण प्लस जल बनाते हैं। अम्ल क्षार से मिलके लवण प्लस जल बनाते हैं। यहां अम्ल भी अपने पास में दो प्रकार के हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। प्रबल अम्ल वो होते हैं जिनका पूर्ण आयनन होता है, इनकी आयनन क्षमता 1 या 100% जिसको अपन बोलते हैं। और एक और अपन इसको आसान शब्दों में समझें, जो आसानी से H प्लस आयन देते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। एग्जाम्पल अपन देखें इसके, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इधर बात करते हैं वीक एसिड की। दुर्बल जो अम्ल होते हैं इनका पूर्ण आयनन नहीं होता है, इनकी आयनन क्षमता 1 से कम होती है या 100% से कम भी बोल सकते हैं। ये आसानी से H प्लस आयन नहीं देते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें अपन, फॉर्मिक एसिड है HCOH, आपके पास एसिटिक एसिड है CF3COH। ये आपके पास में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी तरीके से अपने पास में क्षार होते हैं।
क्षार भी दो प्रकार से अपन वर्गीकृत करते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, इनके लिए भी वही चीजें हैं, इनका भी पूर्ण आयनन होता है, इनका नहीं होता है। वही आयनन क्षमता 1 या 100%, यहां 1 या 100% से कम। तीसरी बात, ये आसानी से OH माइनस आयन देते हैं। ये आसानी से OH माइनस आयन नहीं देते हैं। इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें, NaOH है, KOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इधर एग्जाम्पल की अपन बात करें, MgOH का होल ट्वाइस है, AlOH का होल 3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके उदाहरण है दुर्बल क्षार के। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, चारों को अपन ने अच्छी तरीके से वर्गीकृत किया है। इनके गुण अपन ने देखे हैं, इनके एग्जाम्पल अपन ने देखे हैं। अब बात करते हैं अपन इससे आगे की। जब भी कोई प्रबल अम्ल किसी प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है तो बनने वाला लवण उदासीन लवण होता है, और साथ में आपके पास में जल बनता है। एग्जाम्पल के लिए अपन देखें, प्रबल अम्ल अपन ने लिखा था HCl, प्रबल क्षार अपन ने लिखा था NaOH। जब भी किसी प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किसी प्रबल क्षार से करवाई जाती है तो बनने वाला लवण उदासीन लवण होता है। यहां से अपने पास में मिलेगा NaCl प्लस H2, जिसको अपन सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। खाने का नमक भी यही होता है, और इसको टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई प्रबल अम्ल किसी प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है तो आपके पास में जो लवण बनता है वो उदासीन लवण होता है, और उसके साथ में जल बनता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो NaCl और H2O अपने पास में बनता है। NaCl एक उदासीन लवण का उदाहरण है। इसके बाद यदि कोई प्रबल अम्ल किसी दुर्बल क्षार से आपके अभिक्रिया करता है, जब कोई प्रबल अम्ल किसी दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करता है तो बनने वाला जो लवण होता है वो अम्लीय लवण होता है। प्रबल अम्ल अगर किसी दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करता है तो बनने वाला लवण अम्लीय लवण होता है, साथ में आपके जल बनता है। एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें, प्रबल अम्ल के रूप में अपन HCl को ले लेते हैं, दुर्बल क्षार के रूप में अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को ले लेते हैं। जब कोई प्रबल अम्ल किसी दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो जो लवण बनता है वो अम्लीय लवण होता है, NH4Cl प्लस H2। ये HCl प्रबल अम्ल है, NH4OH दुर्बल क्षार है, तो बनने वाला लवण हमेशा अम्लीय लवण होगा। इसके अलावा यदि कोई दुर्बल अम्ल
किसी प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है तो बनने वाला लवण क्षारकीय लवण होगा, साथ में जल बनेगा। एग्जाम्पल के लिए अपन बात करते हैं, दुर्बल अम्ल के रूप में अपन एसिटिक एसिड को लेते हैं CH3COOH, प्लस में प्रबल क्षार के रूप में NaOH को लेते हैं। यहां प्रोडक्ट के रूप में आपके पास NaCO3 प्लस H2O। ये देखो यहां एसिटिक एसिड है, ये एक दुर्बल अम्ल है। NaOH एक प्रबल क्षार है, तो बनने वाला जो लवण है वो क्षारकीय लवण होगा। जब कोई प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा उदासीन लवण बनता है। जब कोई प्रबल अम्ल किसी दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है अम्लीय लवण बनता है। जब कोई दुर्बल अम्ल किसी प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षारकीय लवण बनता है। क्वेश्चन आपके पास में तीनों का था, देखो अम्लीय लवण, इधर आपका उदाहरण लिखे हुए हैं, इधर लवण लिखे हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया अम्लीय लवण जब होगा जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा। इसका एग्जांपल अभी मैंने बताया था आपको NH4Cl, पहले का B। क्षारकीय लवण जो होगा प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। यहां अपने पास में NaC2H3O2, यहां उदासीन लवण की बात करें, जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो उदासीन लवण बनता है NaCl। पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का A। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? यहां लिखा हुआ है अम्लीय विलयन, सामने लिखा हुआ है pH 7 से कम। क्षारीय विलयन pH 7 से अधिक। उदासीन विलयन pH का मान 7। यहां थोड़ा सा pH के बारे में देखते हैं कि pH होता क्या है। pH किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। pH किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। यहां P वर्ड जो है ये एक जर्मन वर्ड है पुसांस, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है शक्ति। पुसांस एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति। H से यहां हाइड्रोजन होता है, मतलब हाइड्रोजन आयन की शक्ति किसी विलयन में कितनी है वो आपका pH स्केल बताता है। pH स्केल पर 0 से लेकर 14 तक खोज इसकी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक ऐसा स्केल होता है जिस पर 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं और इसका जो बीच में जो बिल्कुल अंक होता है वो होता है 7। जहां अगर किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है 7 तो उसके pH का मान अगर 7 है तो वो विलयन उदासीन विलयन होता है। जिस विलयन की pH का मान 7 होगा वो उदासीन विलयन होता है। जिस विलयन की pH का मान 7 से कम होगा वो अम्लीय विलयन होगा और जिस विलयन की pH का मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय विलयन होगा।
जिस विलयन की पीएच का मान 7 से कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी और उसकी अम्लीयता भी उतनी ही ज्यादा होगी, जबकि जिस विलयन की पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही कम होगी और वो विलयन उतना ही क्षारीय विलयन होगा। अब क्वेश्चन पे अपन आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा हुआ है अम्लीय विलयन पीएच का मान 7 से कम। सही है, क्योंकि अभी आपको मैंने जब पीएच स्केल बताया मैंने आपको यही बताया था कि 7 पर उदासीन विलयन होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारीय। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अम्लीय विलयन पीएच 7 से कम। दूसरे में लिखा हुआ है क्षारीय विलयन पीएच 7 से अधिक, यह भी आपका सही है, क्योंकि पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा विलयन क्षारीय होता है। अगर पीएच का मान 7 है तो विलयन आपका होगा उदासीन। ऑप्शन नंबर 4 सभी सही है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने हेतु उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसके गायब है, ऑप्शन लिख देते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल 3 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब भी अम्लीयता को दूर करने की बात आती है किसी ना किसी क्षार को काम में लिया जाता है, क्योंकि अपन को उदासीनीकरण अभिक्रिया करवानी है। यहां ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिसको अपन भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं, इसको कास्टिक चूना भी बोलते हैं। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 पे आपका लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपकी पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए काम में। इसको अपन AlOH का होल 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी काम में लेते हैं। परंतु ज्यादातर पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपन काम में लेते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपके 10 MCQ आज आम्ल क्षार व लवण चैप्टर से करवाए गए हैं। इससे आगे के जो MCQ है वो अगली क्लास में होंगे। धन्यवाद।